बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये है अनमला हसन। और आज हम दोनों ही थोड़े अनफिट हैं। आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अनफिट होता है इंसान तो फिर परफॉर्मेंस में मुतासर हो सकती है। आई मीन गलत बॉल को भी आप एच कर सकते हैं और आउट हो सकते हैं या फिर एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं। हर बात हम क्रिकेटिंग टर्म में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाहौर का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। लाहौर के अंदर इस वक्त स्मोक है और सिर्फ स्मोक है और बन गई रोग है। हर बंदा, आज मैं कह रहा था कि तकरीबन पौना लाहौर जो है ना वो बीमार है और जो 25% नहीं हुआ वो अंदर होता है, शायद जो बाहर निकल रहा है वो बीमार हो रहा है। एग्जैक्टली। और इस हवा की वजह से भी ऑब्वियसली, और जब आप मास्क का इस्तेमाल करें कोशिश करें क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत ज्यादा है, मौसम भी बदल रहा है, उसमें स्मॉग का जो एक फैक्टर ऐड हो गया और ये बहुत ज्यादा ऐड हुआ है। मतलब बाकी बच्चों समेत जो बड़े जिनको कुछ एस्थमेटिक लोग हैं या जिनको सांस के कोई मसाइल है उनको स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा हिट करी है स्मोक। तो आप ख्याल करें। तो इसलिए अगर आज आपको थोड़ा हमारी आवाज के अंदर अमिताभ बच्चन महसूस हो तो आप माइंड नहीं करना। अच्छा जी, एक और ये तो बुरी खबर है लेकिन एक अच्छी खबर भी है और वो अच्छी खबर है कोविड के हवाले से। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो काफी हद तक कम हो चुके हैं और इस वक्त रिपोर्ट ये आ रही है कि तकरीबन बल्कि खत्म हो चुके हैं। और लास्ट डे जो परसेंटेज थी वो 1 से भी नीचे आ गई थी। इट वाज पॉइंट समथिंग 216 केसेस रिपोर्ट हुए लास्ट 24 आवर्स में और तकरीबन 6 के करीब डेथ हुई है, रिपोर्ट हुई है। और जो ओवरऑल रेशो है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। इसकी एक मेन रीजन ये भी है कि लोग वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं और ये अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन के जो इफेक्ट्स है या इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, क्योंकि उसकी वजह से डॉक्टर्स बार बार कह रहे थे कि हमें हर इम्यूनिटी को डेवलप करना, मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होगी कोविड की सिचुएशन भी बेहतर होती चली जाएगी। और इसमें दो नो डाउट अल्लाह की रहमत के बाद वैक्सीन का ही काम है जिसकी वजह से ये इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। और पिछले 24 घंटों में 33,435 टेस्ट किए गए और पिछले 24 घंटों में जो रेशो रही वो 0.64 रही पॉजिटिविटी की। जैसा अरमान ने बताया 24 घंटों में 6 बात हुई और 216 केसेस सामने आए। सो दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। अल्लाह करे ऐसे ही रहे। डेंगू से खुद को महफूज रखिए और लाहौर या पंजाब के सेंट्रल के इलाकों में अगर आप हैं तो स्मोक से खुद को महफूज रखिए। कुछ ना कुछ रहता है हमारी जिंदगी में, हम पाकिस्तानी बोर नहीं होते, कोई ना कोई बीमारी रहती है। अल्लाह रहम करे। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। हुकूमत की बड़ी मुश्किल हल, नाराज इत्तेहादी मान गए। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब कर लिया। ओपोजिशन ने भी पोजीशन वाजे कर दी। मुश्तरका इजलास में कानून साजी के दौरान हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान कर दिया। लीगी रहनुमाओं की सजा का मामला, मुल्की सियासत में भौचाल आ गया। मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। लाहौर में स्मोक की धुआंधार एंट्री, पंजाब हुकूमत ने शहर को आफत ज़दा करार दे दिया। एंटी स्मोक स्क्वाड भी कायम। क्या नासा ने खला में काम करने वाले पेन पर $1 मिलियन खर्च किए? तफसीलात जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी नवाब अली मर्दान खान के मकबरे की। महसूर को नवाज की मालिक गुलकारा अमीरा अमीर होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। जी जनाब, बाबर आजम के हवाले से तो बड़ी अच्छी खबर है, कैप्टन फिर कैप्टन बन गए। तो इस हवाले से हम बात भी करेंगे, लेकिन अभी सियासत की बात करेंगे। बड़ी खबर सियासी हलचल जारी है और उसमें ओबियसली तेजी ही आनी है, जो कि इलेक्शंस करीब आने वाले हैं। हुकूमत अहम कानून साजी करना चाहती है, ताम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहत पर इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी झलक कौमी असम्बली में भी देखने में आई थी। और इसके बाद हुकूमत को 11 नवंबर को बुलाया गया पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था वो भी मुलतवी करना पड़ा था। इत्तेहादियों की नाराज़गी पर हुकूमत पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रही थी, मुतहरिक भी दिखाई दे रही थी। और गुज़िश्ता
गुज़श्ता रोज़ ये ब्रेक थ्रू एक सामने आया है, जो बज़ाहिर एक ब्रेक थ्रू ही लगता है कि हुकूमत ने इत्तेहादियों को मना लिया है। और सिलसिले में वज़ीर आज़म की सदारत में अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने खुद इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और गिले शिकवे सुने भी, और EVM को जो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है इस पर इंतखाबी इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। बिल्कुल, और इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने मीडिया टॉक की और बताया कि हुकूमत ने इत्तेहादियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया और अब इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ खड़े हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने के बाद हुकूमत ने पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुध को तलब कर लिया और काफ लीग ने मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हिमायत का भी ऐलान कर दिया है। हुकूमत को रोकने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है और तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी से मुल्की सियासत में भूचाल देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस ले लिया है, तमाम फरीकैन को तलब किया है और आज समाअत भी हो रही है। ताहम मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान जो बयानबाजी एज यूजुअल उसका सिलसिला जारी है। नून लीग ने मामला पार्लियामेंट में उठा दिया, जिसपे नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाओं को गहरी साजिश भी करार दिया और मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया है। बिल्कुल, और दूसरी जानिब हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी पर कई सवालात भी उठाए। सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। फिल वक्त जो सबसे अहम मामला हमें लगता है हुकूमत के लिए वो ये कानून साजी है और EVM है, जो कि इसके लिए वक्त बड़ा कम है। हमारे साथ इस वक्त सैयद अमीनुल हक साहब हैं, जो कि वफाकी वजीर हैं, MKM से उनका ताल्लुक है और वजीर आज़म और हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि बीइंग एन IT मिनिस्टर, एक तो उनके ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि वो कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, कानून बनता है, और फिर एक सियासी तौर पर भी एक सवाल मौजूद है कि क्या MKM इस मामले पे साथ खड़े होने जा रही है, जो कि अभी मुकम्मल रजामंदी MKM ने जाहिर नहीं की। अमीन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इस इब्हाम को अगर हम बराह रास्त आपसे बात करते हुए क्लियर करें कि किस हद तक आप मुतमईन हुए, चूँकि कल आपकी जो क़यादत थी उन्होंने कहा कि जी अभी हाफ हमारी सेटिस्फैक्शन हुई है, आधा इत्मीनान हुआ है, आधा नहीं हुआ, तो आधा इत्मीनान कब तक होगा? जरा आप सिचुएशन तो वाज़ेह करें हमारे सामने। देखिए इमरान, आपने दो सवाल एक साथ पूछ लिए। यस, हमारी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात होने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वज़ीर शिबली फराज साहब, इनके ऑफिस से हमारे जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई और जिसके अंदर आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे। उसमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल जिसे कहते हैं कि EVM के ऊपर ब्रीफिंग दी गई। ठीक है। वो तमाम सवालात, अब्दुल खसूस दो ऐसे सवालात थे जिसके जवाब हम मांग रहे थे जब पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी गई थी। और उसके साथ से शिबली फराज साहब आज से गालिबन 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले MKM के मरकज़ हैदराबाद में भी आए थे और हमें कंप्लीट ब्रीफिंग दी थी। तो उन सवालात का जवाब हमने मांगा था। कल हमें बड़े डिटेल तरीके से उन सवालात के जवाब दिए गए थे, जो इम्पोर्टेंट सवाल थे कि सॉफ्टवेयर में किसी भी टैंपर कैसे हो, क्या कोई दूसरी पार्टी कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज थी। तो इन सवालात के जवाब हमें मिले और मिलने के बाद चूंकि MKM की टॉप लीडरशिप मौजूद थी, ना सिर्फ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, आमिर खान साहब थे, वसीम अख्तर थे, कवर नवेद थे, मैं खुद भी मौजूद था। ठीक है। हमारी तकरीबन 1-1.5 घंटा वो मीटिंगें चलती रही हैं। तो सैयद अमीनुल हक साहब, ये कल पहली ब्रीफिंग थी जो आपको, मैं आपकी जाती हैसियत में पूछ रहा हूँ, जो आपको भी दी गई? नहीं, ये दूसरी ब्रीफिंग थी। पहली ब्रीफिंग हमें हैदराबाद MKM के मरकज में शिबली फराज साहब ने खुद भी आकर दी। अच्छा, तो अब मेरा यहाँ पे सवाल ये कि वजीर तो IT के आप हैं, अगर ये कानून बनता है तो इसको एग्जीक्यूट, तो प्रोजेक्ट को सबको आप नहीं करना है, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने या उस वजारत ने तो नहीं करना। तो दिस इज द सेकंड ब्रीफिंग दैट यू हैड। इसके बाद अगर एक ब्रीफिंग और मिल भी जाती है, अब तो क्या इतना वक्त होगा आपके पास कि आप इस सारे प्रोसेस को समझे भी? बीइंग मिनिस्टर ओब्वियसली फिर आगे मिनिस्ट्री में इसको फर्दर पेनिट्रेशन तो एक अलग मामला होगा। इमरान, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, पिछले 3-4 दिनों पे एक वफाकी वजीर साहब हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने एक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है और मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल होने के नाते मैं डिस इन्फॉर्मेशन को क्लियर भी कर दूं। देखिए, EVM का मामला जब बना था, दो अलग अलग चीजें थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये जो शुरू दिन से ये मामला जो फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लेते, जब ये मामला शुरू हुए तो फवाद चौधरी साहब इसके वजीर थे, बाद में शिबली फराज हो गए। आप सबने देखा कि हर मौके पे शिबली फराज ने इसको फ्रंट से लीड किया। पार्लियामेंटेरियन को ब्रीफिंग देनी हो, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देनी हो या MKM के मरकज आके देना हो, तो इन्होंने दिया था। जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम का ताल्लुक है, यानी मेरा ताल्लुक था, मैं वो मामला देख रहा था IVM, इंटरनेट वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। ये जिम्मेदारी कैबिनेट ने मुझे दी थी और MKM पाकिस्तान की जो मेरी जिम्मेदारी थी, हमने बड़े खूबी के साथ इसको अंजाम दिया
तमाम मीटिंगें मुनाक़िद की और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जिसे कहते हैं कंसल्टेंट हायरिंग तक हमने उनके साथ एक लेटर भी वसूल करने में कामयाब हो गए और उनके कंसेंसस के साथ आगे बढ़े। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंसेंसस से आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर हो जाना चाहिए कि यस IVM यानी इंटरनेट वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी ये मिनिस्टर ऑफ IT देख रही थी और जो EVM का मामला था ये मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे थे। अच्छा, और इससे आपका कोई आपकी मिनिस्ट्री का इससे ताल्लुक नहीं है? कोई ताल्लुक नहीं था। तो जो वफाकी वजीर साहब थे, जो हमारे फवाद चौधरी प्यारे से दोस्त थे, उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की और मैं समझता हूं आप ये जानबूझ के उन्होंने क्रिएट की, आपके ख्याल में कंफ्यूजन जानबूझ के क्रिएट किया? इमरान वो हमारे कोलीग हैं, साथी हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने जान के, क्योंकि कहीं न कहीं उनसे कोताही होगी, लेकिन आपके तवज्जो से मैं समझता हूँ ये बात अब पूरे पाकिस्तान को हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं था। तो आपने जो दूसरा सवाल आपसे पूछा कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई रिगार्डिंग विद EVM मशीन, तो आपके तवज्जो से मैं यस बिल्कुल एक ब्रेकिंग खबर भी देता हूँ। आप चाहें तो मेरा ख्याल है कि इसकी बिल्कुल हेडलाइन भी बन सकती है कि यस MTM पाकिस्तान के जिन सवाल के जवाब थे वो कलम में दिए गए। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद हमने जमहूरी तरीक़ेकार अपनाया। हमने कहा कि यस जो हमारी रिजर्वेशन थे आपने हमारी बातें सुनी है और हमारे सवालों का जवाब भी मिला। हम दोबारा अपनी राब्ता कमेटी के साथ बैठते, हमारी जो कोर कमेटी इस्लामाबाद आई थी, हमने आपस में दोबारा मशावरत की और उसके बाद हमने फैसला किया है कि बुध के दिन जो होने वाला ज्वाइंट सेशन होगा MTM पाकिस्तान यस वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी होगी, उनके साथ हम कानून साजी में उनके साथ पार्टिसिपेट करेगी और उनको सपोर्ट करेगी। ओके, तो आप जो कानून साजी हो रही है उसमें, और इस कानून साजी में एक बड़ा ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का भी है, जिसपे आपने कहा कि आप खुद भी काम करें, उस पर भी आपकी कोई रिजर्वेशन है MKM की, या उस पर भी आप PTI के मौक़िफ़ के साथ हैं, ये हक मिलना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का? देखो इमरान, MKM पाकिस्तान एक लिबरल मॉडरेट प्रोग्रेसिव सियासी पार्टी है। MKM पाकिस्तान समझती है कि 9 मिलियन यानी 90 लाख के लगभग ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून ममालिक में रहते हैं। वो बड़ी तादाद में डॉलर की शक्ल में हमें पैसे भेजते, दर्ज मुबादला भेजते, पाकिस्तान के हर अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े होते, पाकिस्तानी कौम को सपोर्ट करते, हम उनकी वजह से माशी तरक्की कर रहे हैं। तो हमसे शुरू दिन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारी कोई उसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं थी। हम बिल्कुल साथ थे कि IVM जैसे इंटरनेट ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम जिसे कहते हैं कि आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ तरीके से बात को यकीनी बनाएंगे कि बैरून मुल्क रहने वाले तमाम लोग अपना वोट दे सके और अपने जैसे कहते अपने दिल और जहन के हिसाब से जिसको मंतखब करना चाहते वो उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, और अब आपका कोई इब्हाम इस हवाले से हुकूमत के साथ नहीं रहा। ठीक है, अब सैयद अमीरुल हक साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे हमारी कन्फ्यूजन दूर की। MKM हुकूमत के साथ बुध के रोज़ होने वाले जॉइंट सेशन के अंदर साथ खड़ी होने जा रही है। EVM के ऊपर उनके तमाम इब्हाम दूर हो चुके हैं और वो इस हक में, कानून साजी के हक में हुकूमत के साथ वोट करने जा रहे हैं। सो जो चहमगोइयाँ आ रही थी कि शायद MKM साथ ना खड़ी हो और हुकूमत को मुश्किलात का सामना हो, उससे अब हुकूमत निकल। और साथ साथ फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली वो जो इल्जाम मीडिया पे लगाते हैं अब उन पे लग गया है। चलें जनाब, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं क्या उनको मना लिया गया, और MKM पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सैयद अमीनुल्लाह, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा जी हमारे अब हुकूमत के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है, हमारे तमाम तरह इब्हाम को क्लियर कर दिया गया है। इसी हवाले से अब हम वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब को भी खुशामदीद कहेंगे। अली भाई बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम पहले बात कर रहे थे और हमने कल के जो एक ब्रेक थ्रू आया इजलास के बाद, जिसमें ये कहा गया कि हुकूमत ने अपने तमाम तरह इत्तेहादियों को मना लिया। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि 4-5 दिन से काफ लीग और दीगर जो आपके इत्तेहादी उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया, चाहे वो EVM का मामला हो या दीगर मामलात हों। तो अभी तो हमारी बात हुई है, अब आपसे हम जरूर चेक करना चाहेंगे कि क्या जो मुस्लिम लीग जो PMLN काफ है और जो उसके साथ साथ MKM पाकिस्तान है और जो आपके दीगर इत्तेहादी है, क्या आपसे उनके तमाम तर जो क्लैशेस हैं, क्लैशेस तो नहीं कहेंगे, जो तमाम तर डिफरेंसेस हैं, क्या वो क्लियर हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, और आपको और एक्सप्रेस न्यूज़ के तमाम नाजरीन, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत सुबह बखैर। और आज की एक अच्छी बात, आप कहते हैं आज की बड़ी बात, तो मैं आपको एक अच्छी बात अपनी तरफ से करना कि देखें जिंदगी बहुत फ्रेजाइल है और नहीं पता लगता कि कब कोई हमारा साथ छोड़ जाए और इस दुनिया में फिर वो ना रहे।
चाहे आपका दोस्त हो, खासकर वालिदैन, क्योंकि वालिदैन के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी मिसाल बड़ी एज में ऐसी होती है जैसे सर्दियों की धूप जो किसी भी वक्त फिर नहीं रहती। तो आप अपने सब प्यारों का, सब चाहने वालों का इस तरह ख्याल रखें जैसे आज उनको आप आखिरी बार मिल रहे हो, क्योंकि कल किसने देखा है। तो बहुत एहतियात करें अपने उन रिश्तों की जो अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे दिए हैं। उनके हमें कदर तब आती है जब वो नहीं होते। जहाँ तक सियासी मामलात का ताल्लुक है, मैं पहले भी कहता रहा और आज भी यही बात कर रहा हूँ कि एलआई गवर्नमेंट में, इत्तेहादी हुकूमत में मसले मसाइल थोड़े बहुत आते रहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मसला ना हो तो फिर सारे एक ही जमात क्यों ना बन जाए। तो कुछ मसले थे, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन वो आप ही के शायद प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि हमारे पास सीनियर क़यादत है, हम सब इसमें अपना किरदार, मैं बाकी लोग अदा करते हैं, वो मसले हल हो गए हैं। सिर्फ इतना है कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल साहब और मरियम साहिबा और इन लोगों पे बड़ा दुख होता है कि कैसी कैसी उम्मीदें बांध लेते हैं, उस पे पानी पड़ जाता है। अच्छा, एक अब इसमें अगर मैं कहूं कि मसले आप पैदा ही क्यों होने देते हैं? ये ब्रीफिंग इतनी देर से आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई, प्राइम मिनिस्टर तक को इतनी ब्रीफिंग्स दे दी, फवाद चौधरी साहब जब वजीर थे, उसके बाद शिबली साहब ने भी, एक दो आपके बेचारे तहदी इतने अच्छे आपके साथ हैं, हर चीज पे आपके साथ खड़े होते हैं, ब्रीफिंग उनको पहले ही दे देते कि मसला होता ही नहीं यहाँ तक। अली भाई, और मेरे ख्याल में वो मुनीर नियाजी साहब ने, उन्हीं का शायद शेर है, उन्होंने हमारे लिए शायद लिखा था, वो कुछ अरसा पहले लिख दिया, इरादे बांधता हूं 2 दहाइयां पहले। हमेशा देर कर देता हूं मैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमने एंगेज तो किया था, लेकिन ज्यादा डिटेल डिस्कशन मजीद भी होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इस तरह के इश्यूज को देखें, इसी तरह सॉर्ट आउट किया जाता है कि आप बैठते हैं, मसले मसाइल का हल निकालते हैं। एमक्यूएम और पीएमएलक्यू के बारे में मैंने ये बात की थी कि एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है उनके, जो हमारे मिनिस्टर साहबान काबीना में, मैं उनकी कोई खुशामद के लिए नहीं कह रहा, जो फरोग नसीम साहब हैं एमक्यूएम के, या अमीन रगबाई हैं, या तारिक चीमा साहब जो हैं, या अभी मोनिस साहब आए हैं, मेरे ख्याल में बेहतरीन एक कोऑर्डिनेशन है। कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि हमने कभी काबीना में फील भी नहीं किया कि और जमातों के लोग हैं। बिल्कुल, जस्ट प्ले लाइक वन टीम। ठीक है, ठीक है, दिस इज हाउ इट शुड बी व्हेन यू आर एलाइज। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अब सबसे बड़ा जो अहम सवाल है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर है। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने भी आपसे माजरत का इजहार किया था और ये कहा था कि माजरत इन अ सेंस कि उनके जो वसाइल हैं या जो कैपेसिटी है, इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि इतने कम वक्त के अंदर इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन का इनेकाद करवाना, खास तौर पे जब तक नॉट इवन ऑलमोस्ट अ सिंगल टाइम एक्सेप्ट वन अ फ्यू केसेस हमने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया है ईवीएम का, तो वक्त इंतहाई कम रह गया हुआ है, लाइक 20 महीने भी नहीं है अगर हम कहें इलेक्शंस में। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि एक जानिब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा किया जाए, एक जानिब ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट का तजर्बा किया जाए? ये बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हैं और सरकार में काम कैसे होते हैं, मेरे ख्याल में आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि कितनी मुश्किल से होते हैं, कैसे होते हैं, तो कैसे करेंगे आप लोग? देखें, इनिशियल ग्राउंड वर्क तो उसके लिए हो चुका हुआ है। जो ओवरसीज वोटिंग था उसके कोई थोड़े बहुत ट्रायल भी हुए हैं, और ये जो ओवरसीज, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये बहुत से मुल्कों में काम कर भी रही है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंटल टास्क होगा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बड़े पैमाने पे ये काम होगा और इस पे बड़ा खर्चा भी आएगा, लेकिन वो तो हुकूमत के खर्चा वगैरह तो प्रोवाइड करना हुकूमत का काम है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना भी हुकूमत का काम है, कानून साजी इस पे होना पार्लिमान का काम है। इलेक्शन कमीशन के जो भी खदशात हैं उनको दूर किया जाएगा, हमारा आईनी इदारा है, उन्होंने ही इसको लेके चलना है, उन्होंने ही इसको जो है फिर इम्प्लीमेंट भी वहाँ पे कराना है और उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए होगी, उम्मीद है इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू प्रोवाइड देम दैट। ठीक हो गया। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बात करें तो एज वी नो कि हुकूमत को सिर्फ ऑपोजिशन पर 9 वोटों की बर्तरी है। अगर ऑपोजिशन ने तैयारी कर ली है कि हमने हर सूरत जो हुकूमत का रास्ता रोकना है, या उन्होंने जो भी हिकमत अमली बनाई है, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन वाला मामला हुआ तो हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, देखें, वो तो ये तो कोई सीक्रेट वोट तो है नहीं, ठीक है ना, ये तो कोई इलेक्शन तो है नहीं, इसमें तो ओपन आप सीट पे खड़े होकर काउंटिंग होती है, तो वो तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कोई मसला उसमें हो जाना है। बाकी देखें, बाकी ये जो मामलात हैं, इमरान खान साहब ने खुद भी ये बात उस दिन की थी जब हमने फिर वो इलेक्शन, वो अपना जॉइंट सेशन पोस्टपोन किया कुछ दिनों के लिए, जो पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ लंच पे एक बात की थी, और मैंने उनको, उनकी वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस मैं रेट करता हूँ, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है हम उनको फॉलो करते हैं, बहुत शॉर्ट स्पीच की थी, लेकिन उसमें उन्होंने बड़े पते की बात की थी कि अगर पाकिस्तान का ये निज़ाम साफ शफाफ हो जाता है तो मुझे क्या फायदा है,
ये फायदा तो पाकिस्तान का है। ये नहीं कि अगर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो अगर ट्रांसपेरेंट होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उसको होगा जो दानी करना चाहता है। हुकूमत हमेशा अपर हैंड में होती है, जो अपनी क्लीच यूज कर सकती है, अपनी पोजीशन यूज कर सकती है। इवन अगर आप हुकूमत में ना भी हों, लेकिन जो निगरान हुकूमत होती है, आप अपने ऐसे जराए यूज कर सकते हैं कि आप अपना सेटअप किसी न किसी लेवल पर बिठा सकते हैं। अगर सिटिंग हुकूमत कहती है कि मैं ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ, तो इससे ज्यादा और आवाम को क्या चाहिए? सिटिंग हुकूमत के रिसोर्सेज तो सिटिंग हुकूमत के पास होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो सिटिंग हुकूमत के पास होती है। टेम्परिंग का ज्यादा एज तो सिटिंग गवर्नमेंट के पास होता है। डस्का की रिपोर्ट आपके सामने है, उसमें आपकी सिटिंग गवर्नमेंट थी, सारे इल्जाम आपकी हुकूमत पे हैं, सारी मशीनरी आपकी हुकूमत की इस्तेमाल हुई है, रिपोर्ट ये कहती है उसके अंदर। अभी हाल ही में अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है, अल्लाह की कोई हिकमत होगी कि हम फाइनल में नहीं जा सके, नहीं जीत सके, लेकिन हमारे बच्चों ने, लड़कों ने जबरदस्त खेला है, उन्होंने दिल खुश किया है, साबित किया है कि यंग टीम जो है वो परफॉर्म कर सकती है। एग्जीक्यूशन कैसे होगी, क्योंकि इतनी देर में तो वोटर लिस्टें फाइनल नहीं होती हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपका खुद आप अवामी सियासतदान है, आपको पता है कि ये कोई छोटा काम नहीं है कि ईवीएम्स को इंप्लीमेंट किया जाए, लोगों को ट्रेन किया जाए, फिर इलेक्शन सेंटर्स के ऊपर उनको भिजवाया जाए, बैक एंड की प्रोग्रामिंग, ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोटिंग राइट। इट इज नॉट डूएबल इन 20 मंथ्स। इफ इट इज डूएबल देन व्हाई नॉट, बिल्कुल होना चाहिए। हमारी तो ऑब्जर्वेशन बहरहाल ये है, लेकिन चलें, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे आप जो चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन, उस पर ऑपोजिशन को कोई डाउट ना हो, क्योंकि बहरहाल ऑपोजिशन एक अहम स्टेक होल्डर है। इक्वल राइट है ऑपोजिशन को भी कि वो भी अपनी बात करे, अपने राइट्स को सिक्योर करे और इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाए, अवामी नुमाइंदे सामने आ जाए जो अवाम की नुमाइंदगी कर सके। दिस इज व्हाट वी वांट। अच्छा जी, अली मोहम्मद खान साहब ने क्रिकेट की बात की, अब सियासत के मैदान से निकल के वाकई क्रिकेट के मैदान में आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। कौमी टीम के जो कैप्टन हैं वो बाबर आजम को टीम ऑफ द टूर्नामेंट का भी कैप्टन बना दिया गया। और हैरान कौन और मजे की बात यह है कि इस तारीखी टीम में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। बाबर आजम इज द कैप्टन, और आपको बताएं कि बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड नहीं दिया, जिसपे बहुत सारे साबिक प्लेयर्स ने अपनी रिजर्वेशंस का भी इजहार किया और वाकई पब्लिक में भी पाई जा रही है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि उनको टीम ऑफ द टूर्नामेंट का भी कैप्टन बना दिया गया, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। बाबर आजम। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। दीगर मसाइल की तरह स्मोक, जिसका हमने जिक्र किया, हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होने लग गई है। स्मोक भी हुकूमत की इत्तेहादी हो गई है, काबू नहीं आ रही उनके। खैर, फिजाई आलूदगी पंजाब खास तौर पर लाहौर में तबाही मचाने लगी है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से कल भी हमने आपको बताया था, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो 400 से तजावुज कर गई है। बागों का शहर, पार्कों का शहर लाहौर हर तरफ घुटन का मंजर पेश कर रहा है, और ऐसा लगता है कि सब कुछ धुआं धुआं है। बिल्कुल, और शहरियों की बड़ी तादाद जो नज़ला, जुकाम, खांसी, आंखों की तकलीफ, गले और सीने की बीमारियों में मुब्तला हो रही है। डॉक्टर्स का दावा है कि रोजाना हर हस्पताल में 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन माहौलियात ने खबरदार किया कि लाहौर में फरवरी तक कोई भी दिन स्मॉग फ्री नहीं होगा, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी में फौरी कमी के लिए बारिश ही वाहिद सहारा है। लेकिन महकमा मौसमियात ने साथ ये भी वाज़ेह कर दिया है कि नवंबर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हुकूमत की जानिब से स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर को आफतज़दा करार देकर एंटी स्मोक स्क्वाड कायम कर दिया गया है। ये इकदाम है, लेकिन अभी तक ये तमाम इकदाम हमें गैर मौसर ही नजर आ रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जी सनतों जो भट्टे हैं और ट्रैफिक से फ़िज़ाई आलूदगी उस पर इजाफा हो रहा है, और इसी हवाले से भी हम बात भी करते हैं। पहले हम अपने रिपोर्टों की जानिब जाते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं अफजाल तालिब साहब, को हम बात करते हैं। अफजाल साहब, हम भी इसी शहर में रहते हैं, आप भी इसी शहर में रिपोर्टिंग करते हैं, क्या सिचुएशन है स्मॉग की? हमें तो हर तरफ धुआं धुआं से ही नजर आता है। हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चूँकि लाहौर शहर आबादी के लिहाज से जो है इसमें बदतरीज इजाफा से इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त लाहौर की आबादी के अंदाजे के मुताबिक 1.5 करोड़ से तजावज़ कर गई है। तो लाहौर शहर में जो है आलूदगी के और स्मोक के हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं वो नाकाफ़ी हैं। लाहौर में सबसे अब इस वक्त जो लाहौर में क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 284 रिकॉर्ड किया जा रहा है, और ये चूँकि अभी सुबह का टाइम है, तो इसके बाद बदतरीज जैसे जैसे दिन बढ़ता आगे जाएगा, वक्त दोपहर का वक्त होगा या शाम
शाम का वक्त होगा तो ट्रैफिक में जो है इजाफा होने की वजह से, फैक्ट्रियाँ, छोटे कारखाने चलने की वजह से जो है, भट्ठे चलने की वजह से आलूदगी में जो है इजाफा होगा। और क्वालिटी इंडेक्स जैसे आपने बिल्कुल कहा 400 से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो 180 के बाद जो है इंसानी सेहत के लिए जो है वो इंतहाई मुज़र है। अब जैसे आपने बात की कि महकमा मौसमियात ने तो अभी नवंबर तक जो है वो मैदानी इलाकों में बारिश के इम्कान कम करा दिए हैं और दिसंबर की इब्तदाई तौर पर इम्कान है। तो हुकूमत की जान से जो एंटी स्मोक स्क्वाड जो बनाया गया है उसमें कमिश्नर लाहौर ने अभी 5 टीमें तश्कील दी हैं। वो जो ट्रैफिक और दीगर जो हैं आलूदगी फैलाने वाले जो कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, भट्ठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन वो भी गैर मौसर है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुतबादल के तौर पर जो है एक हल तलाश किया कि यहाँ पर लाहौर में मसनूई बारिश अगर त्यारे या गुब्बारों के जरिए मसनूई आइस, नमक और पानी को मिला के अगर किया जाए तो इससे यह है कि कदरे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उस पर अखराजात जो है तकरीबन 10 करोड़ से ज़ायद के अखराजात अगर लाहौर में पूरे लाहौर में इस किस्म की सूरत को मसनूई बारिश बरसाई गई। कोई बात नहीं अफजाल तालिब, पीएम हाउस में कवाली हो सकती है इतने पैसों की, तो मसनूई बारिश भी हो सकती है, मतलब ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप हमारे मसनूई बकरी तौर पर अगर आप लिखना चाहें, हाँ आप जरा, लेकिन असल बात ये, जी बोले असल बात ये नहीं है। असल बात यह है चूँकि लाहौर में ये जो वबा जो चल पड़ी है हर साल नवंबर दिसंबर में लोगों को इससे अजियत से गुजरना पड़ना है, इसके लिए गवर्नमेंट को मिल बैठकर, थिंक टैंक को बैठकर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि लाहौर की आबादी जी परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। कि देखें ठीक है अफजाल भाई, हमारे साथ इस वक्त मुस्तरद जमशेद चीमा से मौजूद हैं जो कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर पंजाब को चेयर भी करती हैं, पीटीआई की अहम रहनुमा हैं पंजाब में। उनसे ज़रा पूछते हैं कि उनकी हुकूमत का क्या होमवर्क है इसको लेकर। मुस्तरद साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। हमें आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ओबियसली आप भी घर से निकली होंगी और आपको मालूम पड़ रहा होगा इस वक्त कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। हम सभी ऑलमोस्ट बीमारी का शिकार हैं ही ये सारी सूरत हाल को लेकर। तो एक तो ये जो आपने स्क्वाड बनाया है ये कैसे काम करेगा, और ये तो इनफ नहीं है। हमारी जितनी एक्सपर्ट से बात हुई है कि जाके भट्टों को चेक करना या जलने वाली फसलों या कूड़े को चेक करना, ये बिल्कुल एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन है सारे अमल के अंदर। ये तो एक ओवरऑल माहौलियाती तब्दीली मांग रहा है सारा निज़ाम। जो दरख्त हमने लगाए उनके बड़ा होने में बड़ा वक्त है अभी, तो क्या सोल्यूशन कैसे निकलेगा? लोग तो ज्यादा बीमार हो रहे हैं इससे। चीमा साहिबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान एंड अर्मिला, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। इमरान, आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये माहौलियाती आलूदगी है जिसको हम सारे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, इसमें दोनों जो पॉलिसीज हैं जैसे शॉर्ट टर्म भी, और इसका इम्पैक्ट तभी आना है जब ये हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, जो कि इतना ज्यादा टाइम इसमें इंशाल्लाह नहीं लगेगा, उसका आप देखेंगे कि हर आने वाले जो हमारा साल है वो पिछले से बेहतर होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए हमारी गवर्नमेंट ने दुनिया में सबसे ज्यादा, आपको पता है कि इस चीज को सराहा गया है और हम उसमें दुनिया को लीड कर रहे हैं। और बहुत सारे ममालिक जो हमारा बिलियन सुनामी ट्री वाला प्रोग्राम था, उसमें उसी पैटर्न के ऊपर वो हमारे से गाइडेंस भी ले रहे हैं और हम गाइड भी कर रहे हैं। और पूरी दुनिया ने हमारी जो माहौलियाती आलूदगी को काबू पाने की जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लेकिन इस वक्त तो मुसरत साहिबा हम आलूदगी में लीड कर रहे हैं, हम टॉप पे हैं। दिल्ली भी हमसे पीछे है, ढाका भी हमसे पीछे है। वेरी अनफॉर्चुनेट। इमरान, मैं वही, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें। मैं पहले तो इस चीज से एग्री कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि ये 2, 4, 3 साल की कहानी नहीं है। ये बेसिकली वो पिछले 75 सालों में जब हमने कुछ भी नहीं इसके ऊपर किया, तो आज हम लीड कर रहे हैं और ये वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये बड़ा ही, और आप जरा इमेजिन करो कि जो हमने एकदम आज लिए हैं, अगर वो ना लिए होते तो आज हमारे मुल्क की कंडीशन क्या होती। अभी हमें ये तो होप है ना कि इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे। अदरवाइज अगर ये पिछले 5 साल और 3 ये साल, 8 साल, ये जो KPK में और अभी पूरे मुल्क में जो हमने एफर्ट किए ये भी ना की होती, तो आई एम टेलिंग यू कि हमारा इस मुल्क में सांस लेना वाकई दुश्वार है। हम बात कर लेते हैं जी अभी की पॉलिसी के हवाले से जरूर मुसरत साहिबा हम जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली ये हर 3 साल आपकी गवर्नमेंट को भी हो चुके हैं और ये स्मॉग का 3 साल से तो हम देख ही रहे हैं, उससे पहले से ही काफी मसला चल रहा है। इन 3 सालों में हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो की है, जैसे हम प्लांटेशन के हवाले से बात करें, लेकिन फौरी तौर पर अभी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन ब दिन रोज ब रोज बढ़ रही है और फरवरी तक कहा जा रहा है कि एक भी दिन स्मॉग के बगैर नहीं रहेगा। सबसे पहले जो ये वाली वेव आती है, मैं इसके फैक्टर्स आपको बताऊंगी। एक तो ऑफ कोर्स हमारा अपना कुछ ना करना माजी में।
अभी इसके साथ अभी ये जो आती है, आपको पता है कि जो पंजाब का, इंडियन पंजाब का वो इलाका जो हमारे साथ बिल्कुल बॉर्डर के साथ हम बिल्कुल साथ है, वहाँ पे ये पिछले 3 सालों में जितनी भी ये जो शिद्दत वाली वेव आती है, उसके पीछे फैक्टर ये है कि वो वहाँ पे जो मुंजी की फसल है, चावल की फसल की जो बाकियात है, उनको जब वो किसान जलाते हैं और फिर अनफॉर्चुनेट जो इसमें एक फैक्टर के हवाओं का रुख जब इस तरफ होता है, तो फिर उसमें हम उस लाहौर सबसे पहले उसकी लपेट में और जद में आता है। एक तो ये फैक्टर है, इसके ऊपर किसी भी हुकूमत जो भी कर ले उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। नंबर 1, हमें अपने घर में अपने जो इंतजामात है उनको मजीद इम्प्रूव करना है कि अगर ये इस तरह की चीज हो भी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हमने ये बैन किया हुआ, हम FIR बाकायदा करते हैं, जो किसानों को हमने अल्टरनेटिव हमने आलात दिए हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर 50% प्राइस के ऊपर कि वो जलाए ना, इसको वैसे तल्फ करें और उसके और बहुत सारे तरीके हैं कि उसका वो तूड़ी शूड़ी बना लें। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जो हमारे करने वाले काम है वो जैसे एयर प्योरीफायर के बाद ये जो अभी एक ऑपोजिशन ने नया शोशा छोड़ा, जैसे कि वो कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, सिर्फ ये कि जी मसनूई बारिश की सिर्फ लागत की बात नहीं, और ये कोई इतनी ह्यूज अमाउंट है भी नहीं। आई एग्री विद यू, जैसे आपने बात की, बेसिकली हमने देखना ये होता है कि उसके अंदर जो केमिकल यूज होते हैं या उसमें हमने एक्सपर्ट की ओपिनियन पे जाना होता है, सियासी ओपिनियन पे नहीं। और एक्सपर्ट जिस वक्त हमें चले, जो भी मुसलसल टाइम हमारे पास कम है, लेकिन जो भी एक तो ये कि इनिशिएटिव्स हों, अल्लाह करे, जो कि जारी बात है ये ऐसा मामला है जैसे कोविड आया था, सबको मुतासिर कर रहा था, ये भी सबको मुतासिर करेगी, तो वी होप आप इस पे जरूर कोई एक्शन लेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। अफजाल तालिब हमारे कोरेस्पोंडेंट, थैंक यू वेरी मच, आपने भी रिपोर्ट किया। स्मोक से बचने के लिए जो सबसे आसान ये है कि मास्क पहनिए और अपनी हिफाजत खुद कीजिए, किसी और से ना रहना, अपनी हिफाजत खुद कीजिए। ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। इस दफ़ा का हमारा मौजू बहुत ही दिलचस्प है। आपको याद होगा कि 3 इडियट्स एक मूवी आई थी और इस मूवी के अंदर एक प्रोफेसर जो है वो अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये कहते हैं कि ये मेरे पास स्पेस पेन है जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स इस्तेमाल करते हैं, और ये पेन मैं उसको दूंगा जो कि नंबर 1 आएगा, और तुम्हें मालूम क्या है कि ये पेन जो है इसके पीछे $1 मिलियन जो है उसकी पूरी काविश है, और इस तरह की बातें होती हैं। तो आमिर खान कहते हैं कि अगर ग्रेविटी का ही प्रॉब्लम है तो लेड पेंसिल या पेंसिल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, और इस पर पूरा जो मजमा है वो कहका लगाता है। अच्छा, इसका जो स्क्रिप्ट राइटर था फिल्म का, यकीनन उसको पूरा वाक़या ज़रूर इल्म होगा, लेकिन एक फिल्म को फिल्म के तौर पे दिखाने के लिए या एंटरटेनमेंट का जो पर्सपेक्टिव है उसको लाने के लिए ये बात ज़रूर की गई, लेकिन असल में इसका पस मंज़र जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका पस मंज़र ये है कि ये 60 की दहाई में जब अमेरिका और रशिया के आपस में कोल्ड वॉर थी, तो इस दौरान बहुत सारे लतीफ़े और इस तरह की चीज़ें जो थी वो गर्दिश करती रहती थी एक दूसरे को जिच करने के लिए। तो उसी दौर में इस तरह का एक लतीफ़ा जो था वो आया कि अमेरिकन जो थे उन्होंने $1 मिलियन खर्च किए एक पेन को ईजाद करने में जो कि स्पेस में थी, और एक्चुअली उसके पीछे नाइट्रोजन होती है और जो उसको प्रेशराइज करती है। सो $1 मिलियन उस पर नासा ने खर्च किए, जबकि रशियंस जो थे वो इतने तेज़ थे और इतने ज़हीन थे कि उन्होंने कहा कि क्या बात है, हम पेंसिल लेके चले जाते हैं, और वो पेंसिल लेके गए। एक्चुअली इसका पस मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक्चुअली पहले पेंसिल इस्तेमाल होती रही, लेकिन जब बाद में अपोलो 1 फायर का वाक़या हुआ, यानी अपोलो 1 जो था उसको आग लग गई थी, 3 एस्ट्रोनॉट्स जो थे उसमें जहाँ बाक हुए थे। नील आर्मस्ट्रांग उस वक्त वाशिंगटन में थे, अदरवाइज़ यानी वो उनके लिए बहुत ही डिप्रेसिंग वो पूरी एपिसोड है नील आर्मस्ट्रांग के लिए, क्योंकि उनके 3 साथी जो थे जो कि चाँद पे जाने के लिए उस मुहिम का हिस्सा थे वो उसमें जहाँ बाक हो गए थे, और एक बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। उसके बाद नासा जो था वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया इस हवाले से कि कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज़ जो है वो खला में बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए जो फ्लेमेबल हो, आग पकड़ सकती हो, या जो जिस तरह लेड पेंसिल होती है, तो आपको मालूम है कि जब आप लिखते हैं तो उसकी बहुत बारीक और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो वायरल स्पेस में बहुत मानी रखते हैं, उसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मशीन है तो उसको वो ख़राब कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को इसलिए इस चीज़ को अवॉइड किया गया। अब प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे लिखना तो था, तो पॉलिसी फिशर एंड कंपनी उन्होंने एक पेन ईजाद किया, और उसके हवाले से उनका क्लेम ये था कि उन्होंने स्पेस में इस पेन को इस्तेमाल करने के लिए जो रिसर्च की है वो रिसर्च जो है उस पर $1 मिलियन का खर्चा आया। अच्छा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद नासा, नासा का इसको कोई ताल्लुक नहीं है। एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी जिसने ये पेन
ईजाद किया। आप मालूम है कि फिशर पेन जो है वो कितना मशहूर है पूरी दुनिया में, लेकिन फिशर स्पेस पेन, उस फिशर पेन के हवाले से बहुत बड़े क्लेम थे। और वो क्लेम एक तो ये था कि ये -50 डिग्री फ़ारेनहाइट और +400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये काम करता है। उसके बाद इसी पेन के हवाले से 1967 में उन्होंने एक एंटी ग्रेविटी पेन के तौर पे एक पेन को लाया, और नासा जो था उसको थोड़ी सी हिचकिचाहट थी उस पेन को ख़रीदने में। फरवरी 1968 में अपने अपोलो प्रोग्राम के लिए नासा ने 400 पेन का ऑर्डर दिया फिशर कंपनी को। और मज़े की बात यह है कि उससे सिर्फ 1 साल बाद रशियन यानी सोवियत यूनियन का जो स्पेस प्रोग्राम था, उन्होंने भी इसी कंपनी से 100 पेन लिया। और इस मिथ को ख़त्म करने के लिए सबसे दिलचस्प आपको ये बात बताऊं, ये पेन कितने में ख़रीदा गया, यानी नासा ने कितने में ख़रीदा और सोवियत यूनियन की जो स्पेस एजेंसी थी उसने कितने में ख़रीदा। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया कि ये पेन उस कंपनी ने बल्क में ख़रीदने की वजह से 40% डिस्काउंट पे दिया नासा को भी और जो सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी थी उसको भी। और ये जिसकी एक्चुअली कीमत जो थी उस वक्त $3.98 थी, $3.98, ये नासा ने भी उसी रेट यानी $2.39 40% डिस्काउंट पे, और रशिया ने भी यानी सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी थी उन्होंने भी $2.39 से ख़रीदा। उसके बाद एक और पेन ईजाद किया उसी कंपनी ने, उसको शटल पेन कहते हैं। और वो जो शटल पेन है वो नासा की स्पेस शटल उसमें इस्तेमाल होता है, और रशियन जो स्पेस स्टेशन है मीर उस पर भी इस्तेमाल होता है। और ये पेन जो हैं जिनके हमने नाम लिए हैं, यानी फिशर का जो पेन है एंटी ग्रेविटी, और उसके बाद ये जो शटल पेन और ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो आपको खला में जाना पड़ेगा, आप ज़मीन पर रहते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी ये तो मुयस्सर है। मेरा ख्याल है कि 5 से 7 हज़ार या 8 हज़ार कुछ इस तरह की प्राइस है पाकिस्तान में भी ये, और पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होता है। लेकिन एक्चुअली इसका जो बैकग्राउंड था ये था, और बुनियादी तौर पे इस सेगमेंट का मकसद उस मिथ को ख़त्म करना था जिसके हवाले से एक तो वो 3 इडियट फिल्म में जो इसका जिक्र किया गया था वो बहुत ही मज़ाक़ खेज़ अंदाज में किया गया था। वो एक फिल्म की डिमांड हो सकती है, एंटरटेनमेंट की डिमांड हो सकती है, यहाँ तक ठीक है। तो इसके हवाले से ये कि नासा ने $1 मिलियन लगा दिए एक पेन को ईजाद करने में, जबकि रशियंस इतने तेज़ थे कि उन्होंने तो पेंसिल जो है वो लेके चले गए। और उसको इससे सिंपलिसिटी का भी एक सबक मिलता है कि जब आप बहुत स्ट्रेट सोचते हैं तो फिर आप इतनी कॉम्प्लिकेशंस और इसमें नहीं जाते। तो इस तरह की चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा उछाली गई। ऐसा कुछ नहीं था। जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो उनको इतने पहलुओं से देखना होता है, इतने डायमेंशंस, इतने जावियों से देखना होता है कि अब यूँ समझिए कि बहुत सारे वेरिएबल्स को उन्होंने कंट्रोल करना होता है। तो इस वाले से कोई ऐसा नहीं है कि ये जो पेंसिल वाला बहुत बड़ा और सादगी से भरपूर आइडिया जो था वो नासा को नहीं मालूम था और रशियन स्पेस एजेंसी को मालूम था, ऐसा नहीं था। बुनियादी तौर पे रशियन स्पेस एजेंसी ने भी पेन इस्तेमाल किया, वही फिशर और जो नासा थे उन्होंने भी इस्तेमाल किया। सबक बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मिथ है वायरल मिथ होती है, तो इसका इस चीज़ का और इस पूरे अफसाने का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखते रहिए साइंस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और आज जो बात की जाए, बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दुनिया भर में मनाया जाता है ये दिन, जिसकी मंजूरी 16 नवंबर 1996 को जनरल असम्बली ने दी और जिस दिन पहली मरतबा 2005 में मनाया गया। बर्दाश्त और रवादारी के हवाले से बताएं तो ये ऐसी सिफ़ात हैं जिनसे इंसान नुमाया और आला शख्सियत का तासुर लेकर सामने आता है, और इन्हीं सिफ़ात की मौजूदगी मजबूत अक़वाम की तश्कील में बुनियादी किरदार भी अदा करती हैं। और हम सब की जिम्मेदारी भी एज अ इंडिविजुअल और सिटीज़न और नेशनल की ज़िंदगी में अपनी तब्दीली लाएँ। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो वो खुले दिल से इसको तस्लीम करे और माफ़ी मांग ले। वैसे हम नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द ये प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग अगर गलती करते भी हैं तो हमें इतने वो कह लें जो नहीं होता कि हम इन लोगों के सामने इस चीज़ को एडमिट करें या सॉरी करें या माफ़ी करें। इनफैक्ट अगर हमसे कोई माफ़ी मांग भी रहा हो तो हम उसको खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बर्दाश्त की जितनी हमारे माशरे को ज़रूरत है इस वक्त, इससे पहले कभी न थी। हम हर आए दिन अपनी खबरों के अंदर सुनते हैं कि फ़लाँ ने छोटे से मामले पे फ़लाँ को कत्ल कर दिया, फ़लाँ को मार दिया, लड़ाई हो गई वालिदैन के दरमियान, इवन औलाद और वालिदैन के दरमियान। तो सबसे ज़्यादा बर्दाश्त की ज़रूरत हमारे माशरे को है। और जब कुरान करीम में अल्लाह पाक ने कहा है कि अल्लाह मस्साबिरीन, तो हम कभी कभी सोचते थे कि इतनी भी बड़ी क्या चीज़ है सब्र की। अल्लाह ने कहा है कि मैं उसके साथ हूँ जो सब्र करता है, और साबिर का इतना बड़ा दर्जा है। तो फिर हमें मालूम हुआ कि सब्र करना ही दरअसल सबसे मुश्किल बात है और दरगुजर करना ही सबसे मुश्किल बात है। और एक बात यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है ही अच्छा उसको तो सभी दरगुजर करते हैं। कहते हैं ना जी कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसके साथ अच्छा क्यों करूँ। आपने अच्छा करना ही उसके साथ है जिसने आपके साथ बुरा किया है। यहीं से तो आपका इम्तहान और आपकी आला ज़रफ़ी शुरू होती है। सो बर्दाश्त कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी कर रही हूँ।
हम सब एक दूसरे को कर रहे हैं, और वैसे तो हमने पूरा दिन किया है, पूरा दिन किया मैंने। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा सेगमेंट है जी मेरा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, मेरा पाकिस्तान है, और उसमें आज नवाब अली मर्दान खान साहब के मकबरे पे हिना न्याजी गई हैं और आपको इस मकबरे की सूरत हाल भी दिखाते हैं और कुछ इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। सो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुगलपुरा लाहौर का वो इलाका है जो मुगल शहजादों की पुरताइश रिहाइश गाहों का मरकज हुआ करता था, और इन तर्ज तामीर के आसार आज भी उस दौर की अक्कासी करते हैं। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं आपको शाहजहां के तामीराती इंजीनियर अली मर्दान खान के मकबरे के बारे में बताऊंगी। तो आइए चल के करते हैं इस मकबरे की सैर और इस मकबरे के बारे में जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर, हाउ आर यू? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। नाज़रीन, इस वक्त हमें सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में अतीकुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अली मर्दान खान थे कौन और उनके शाहजहां के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात थे? जी, अली मर्दान खान बुनियादी तौर पे कुर्द ख़ानदान से इनका ताल्लुक था। इनके वालिद अलीगंज खान उस वक़्त के शहनशाह ईरान अव्वल अब्बास शाह साहब के जर्नैल थे, फौजी ऑफिसर थे, और जिनको करमान की हुकूमत जो है वो सौंपी गई थी। जी। लेटर ऑन जब ये तकरीबन 30 साल तक ये वहाँ पे हुक्मरान रहे, उनकी वफ़ात के बाद, यानी इनके वालिद की वफ़ात के बाद फिर शहनशाह अब्बास ने इनको अपने कंधार का हाकिम मुकर्रर किया। जी ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि मुगलिया सल्तनत में इनकी ये कैसे दाखिल हुए और इनके कितने अच्छे सबके साथ ताल्लुकात थे, कब दाखिल हुए, कैसे दाखिल हुए? जी, वो इस तरह से है कि जब अली अब्बास साहब की वफ़ात हुई तो उसके बाद उनके भतीजे सफ़ी शाह ने जब हुक्मरानी का संभाला, तो उसके बाद फिर उन्होंने जो बादशाह के क्लोज जो लोग थे उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू किया और उनके खिलाफ साजिशें शुरू की। तो इन्होंने वक़्त के साथ भांप लिया कि अब मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं हो सकता, तो फिर उसके बाद ये शाहजहां के साथ शामिल हो गए और पूरी अपनी रियासत कंधार के साथ उनकी मुगलिया सल्तनत में शामिल हुए थे। सर ये बताइएगा कि अली मर्दान खान ने कौन कौन सी जो है वो तामीरात करवाई, कौन कौन सी नहरें खुदवाई? जी, अली मर्दान खान साहब जब शाहजहां के साथ जब ये शामिल हुए तो बुनियादी तौर पे ये एक इंजीनियर का ज़ौक़ रखते थे। इंजीनियरिंग से इनको बड़ा शगफ था। तो इन्होंने इंडिया में, जो कि उस वक़्त बर-ए-सग़ीर था, दिल्ली से एक नहर जो है वो दिल्ली के किले तक, फिर लाहौर में तकरीबन 100 किलोमीटर दूर माधोपुर से एक नहर जो है वो शालामार बाग में उन्होंने खुदवा के उसको पानी की जो है वो वहाँ पे रवानी दी। आपने देखा होगा कि शालामार बाग में जो इस वक्त फाउंटेन्स हैं ये उन्हीं का शाहकार है और उन्हीं की ये इंजीनियरिंग है कि इस वक्त आज भी वो फाउंटेन जो है हमारे यहाँ मौजूद है। सर अब हम चाहेंगे कि आप हमें इस खूबसूरत मकबरे की सैर करा दें। जी प्लीज़ आइए। जी मैं बताता चलूं कि इस मकबरे में दाखिल होने के लिए एक तरफ एक मेहराब बनाई गई है, एक दाखिली रास्ता बनाया गया है जिसको खूबसूरत नक्काशी उसकी काशीकारी से जिसको जो मुज़य्यन किया गया है। ये खूबसूरत इमारत और इसके साथ सामने मकबरा हमें नज़र आता है। ये वक़्त की के साथ साथ ये खंडरात में तब्दील हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें खूबसूरत काम जो है वो आपको नज़र आ रहा है। जी। तो सर ये बाहर जो है ये कुछ हौज भी बनाए गए हैं, इनके बारे में भी बताइएगा कि क्या पर्पस था, इनको क्यों यहाँ पे बनाया गया है? जी, ये हौज इस मकबरे के इर्द गिर्द 4 पहलुओं पे बनाए गए हैं। बुनियादी तौर पर यह मकबरा 8 पहलू है, जिसमें 8 मेहराबें बनाई गई हैं और इनमें से 7 मेहराबें किसी वक्त में इनको बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक ही मेहराब है जो कि दाखिली रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होती है। उसके अलावा बाहर 4 हौज बनाई गई, जो कि आपको पता है कि अली मर्दान खान एक इंजीनियर था और उसको शौक था और उसका ज़ौक़ था, तो ये खूबसूरती के लिए और इसके साथ ब्यूटिफिकेशन के लिए बनाए गए हैं। ठीक है सर, यहाँ पर कितनी कब्रें हैं? 3 कब्रें हैं गालिबन। जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस मकबरे के नीचे एक तहखाना है। इस तहखाना के अंदर 3 कबूर हैं, जिसमें एक अली मर्दान खान की कब्र है, एक उनके बेटे की कब्र है और एक उनकी वालदा की कब्र है।
सर ये मकबरा 3 मंजिला है और उसकी एक बेसमेंट भी है, तो उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये मकबरा 3 मनाजिल पर मुश्तमिल है, जिसमें एक इस बेसमेंट है और एक ये तख्ता है और इसके ऊपर फिर एक मंजिल और है और उसके ऊपर फिर एक कवियुल हैसल जो है एक डोम बनाया गया है जी। इस इमारत को रवायती तौर पर जो मुगलिया इमारत में जो एक रवायती मटेरियल इस्तेमाल होता है जिसमें चूना है, पक्की ईंटें हैं, पुख्ता ईंटें हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है और डेकोरेशन के लिए इसकी सरफेस के ऊपर पक्का कली और चूने का इस्तेमाल करते हुए फिर इसके अंदर नक्शो निगार बनाया गया है जिसको हम फ्रेस्को वर्क कहते हैं। जैसा कि आप ये देख रही हैं बलाई मंजिल के ऊपर ये इस मेहराब के सामने आपको ये कुछ इसमें मनाजर नजर आ रहे हैं, हाँ जिसमें खूबसूरत फूल और इसके साथ गुलदस्ते जो हैं उससे इसकी खूबसूरती के लिए इसको मुज़य्यन किया गया है। रंग बदलता और खस्ता हाल ईंटों से बना पुरशिकवा अली मर्दान खान का मकबरा किसी दौर में मुगलिया आराइशों की अजमतों की हमसरी करता था। अली मर्दान खान अपनी काबिलियत की बदौलत मुगल शहनशाह शाहजहां के मंजूर नज़र बन गए थे और शाहजहां ने उन्हें वसी तजर्बे की बुनियाद पर मुख्तलिफ अदवार में कश्मीर, काबुल, लाहौर की गवर्नरी और इसके अलावा 1639 में अमीरुल उमरा के खिताब से नवाजा। अली मर्दान तामीरात में कोई सानी नहीं रखते थे। उन्होंने नौलखा बाग, दिल्ली की नहर, दरियाए रावी से नहर हंसली, माधपुर और इसके अलावा कश्मीर, लाहौर, पेशावर और काबुल में बहुत सी इमारतें और बागात तामीर करवाए। इस मकबरे के हर तरफ शानदार किस्म के बुलंद मेहराबी दरवाजे बनाए गए हैं और मकबरे के गुंबद के 8 किनारों पर छोटी गुंबद वाली छतरियां बनाई गई थीं, जिनमें से अब भी कुछ बाकी हैं और मकबरे का शानदार फ्रेस्को आर्ट वर्क कहीं किसी मेहराब में आखिरी सांसें ले रहा है। सिख दौर में इस मकबरे को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और इसकी तीनों मंजिलों में मौजूद संगे सुर्ख और संगे अबरी की बड़ी बड़ी ईंटें उखाड़ लीं। 1659 में कश्मीर जाते हुए रास्ते में अली मर्दान खान का इंतकाल हुआ और शाहजहां के हुक्म पर उनकी मैयत को लाहौर लाकर उसी पुरशिकवा मकबरे में वालदा के पहलू में दफन किया गया, जो उन्होंने अपनी वालदा के लिए खुद बनवाया था। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं कैसे नौजवान की जिनकी कोशिश है कि हमारे मुस्तकबिल के जो मेमार हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता हों, और वो नौजवान है जुनैद खोसो, जिनका ताल्लुक हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद से है। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी फलाही तंजीम की बुनियाद रखी है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन और भट्टा मजदूरों के बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जुनैद खोसो को 7 साल पहले राह चलते कुछ बच्चे नजर आए जो तालीम हासिल करने की बजाय दिन भर रास्तों पर भटकते रहते थे, और जुनैद ने इन बच्चों को तालीम देने की ठानी और अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में एक खैमा स्कूल कायम करके इन बच्चों को तालीम देना शुरू की। इस वक्त सिर्फ कासिमाबाद में 11 खैमा स्कूल हैं, जबकि मुख्तलिफ अजला के हम कई शहरों की बात करें जिसमें हैदराबाद, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो जाम, थर के नंगर पाकर और तनो कोट समेत 36 खैमा स्कूल चल रहे हैं। बिल्कुल, और इनमें 11,500 बच्चे इस वक्त ज़ेरे तालीम हैं। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जुनैद खोसो, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना अच्छा काम तालीम में कर रहा हो तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ना बने वो। उन्हीं से हम बात, जुनैद खोसो हमारे साथ मौजूद है। जुनैद, वेलकम और सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ हिस्ट्री तो हमने इसकी बताई जो आपने किया, बजाय इसके कि हम मजीद इसकी तारीख में जाएं, किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, हाउ डू यू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट, और अब तक कितने बेहतर रिजल्ट्स इसके निकले हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ज़्यादा इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आप हमें जो भी डिटेल्स अपने प्रोजेक्ट को लेकर बताना चाहें। जुनैद, आपकी ऑडियो का थोड़ा इशू आ रहा है, आप अपनी हैंड्स फ्री को अगर करीब कर लेंगे तो शायद आपकी आवाज़ क्लियर आ जाए। हाँ जी, माइक जरा मुंह के पास कर लेना। मैं बोले जी, आप बोले। सर, सबसे पहले तो मैं आपका वादा करना चाहता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में किया, और ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, और पिछले 7 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं इनके मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर तालीम का बिल्कुल फुकदान, और अल्हम्दुलिल्लाह
हम उन बच्चों को तालीम दे रहे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी स्कूल तक नहीं पहुंचे। और हमारी यही कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान में हम जहाँ जहाँ देखेंगे, जहाँ जहाँ हमारे वॉलंटियर मिलते जाएंगे, हम स्कूलों को बढ़ाते जाएंगे और इन बच्चों को तालीम। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जुनैद खोसो हमारे साथ मौजूद है। हमें ब्रेकिंग न्यूज़ पे जाना पड़ा, लेकिन ईज विद अस। और थोड़ा सा एक बार फिर आपको बता दें, समाजी कारकुन हैं और भट्टे के या दीगर जो गरीब स्ट्रीट किड्स हैं उनको ये तालीम देते हैं। और इस वक्त इनके 11 खेमा स्कूल्स हैं जो कि खेमे के अंदर लगाए गए। बड़ा अच्छा काम करें। जुनैद, माजरत के राब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन दोबारा ज़रा वहीं से शुरू करते हैं। आप अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बता रहे थे, आप कैसे काम करते हैं, मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? सर, इंशाल्लाह हम गुजरे हुए 7 सालों से स्ट्रीट चिल्ड्रन को फ्री तालीम दे रहे हैं और मेरा पूरा उम्मीद है कि मैं इन बच्चों को एक बेहतरीन फ्यूचर इनको मिलेगा। और काफी ऐसे बच्चे हैं जो कल तक बिल्कुल पढ़ने के हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते थे, पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों पेरेंट्स, सैकड़ों वालिदैन और उनके साथ जो बच्चे हैं वो हमें बिल्कुल हमारे वक्त का इंतजार करते हैं, हमारे स्कूल के जब टाइमिंग का इंतजार करते हैं। ये हमारे लिए बहुत कामयाबी है। और फ्यूचर प्लान हमारा यही है कि इन बच्चों के लिए हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि इनको जब ये यहाँ से निकल जाते हैं हमारे से, तो हम इन गवर्नमेंट स्कूलों में भी इनको एडमिशन दिलवाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जुनैद, हम ये भी जानना चाहेंगे ऑब्वियसली क्या मैकेनिज्म है आपके बच्चों का, जिस तरह से आप उनको पढ़ाते हैं, कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और टीचर्स स्पेसिफिकली क्या वो भी वॉलंटरली आपके साथ एसोसिएट हैं या आप उनको पे भी करते हैं या दीगर जो भी मामलात होते हैं? जी बिल्कुल, जो भी मेरे वॉलंटियर टीचर हैं वो सिर्फ उनको फ्यूल खर्च के मैं पैसे देता हूँ, बाकी सिर्फ वो मेरे साथ वॉलंटियर अपना टाइम देते हैं। और दूसरी बात ये कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूल के, जो खुद मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं और मुझे 2 घंटे दे देते हैं उन बच्चों की बेसिक अच्छी करने के लिए। और कुछ ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटियों में अपना टाइम देते हैं दोपहर की शिफ्ट में, तो अगर सुबह को मेरे स्कूल में आ जाते हैं तो मेरे 2 शिफ्टों में स्कूल चलते हैं। कुछ स्कूल जो है वो सुबह मॉर्निंग में चलते हैं, कुछ स्कूल हैं जो इवनिंग में चलते हैं। और मुझे मैम सपोर्ट करती है, मैम साइमा कुरैशी, वो भी मुझे बहुत इन बच्चों के लिए स्टेशनरी में सपोर्ट करती है और टीचर्स की जो सैलरीज में जो फ्यूल खर्च देते हैं उनमें। बाकी काफी और भी समाजी लोग हैं जो मुझे मिलके ये मेरा साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो आपकी कोई खास माली मुश्किलात इस हवाले से नहीं है, आपका जो मामला है वो ठीक है? नहीं, हाँ नहीं, माली मुश्किलात मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी भी मेरे पास 15 से 20 ऐसे शेल्टर स्कूल मैंने वॉच किए हैं जहाँ पर मुझे स्कूल ओपनिंग करने हैं, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास कन्वेंस। वो किन किन इलाकों में खोल रहे हैं आप? सर वो भी इसी है, अपने सिंध के इलाके में काफी गाँव के इलाके हैं, जो जैसे नगर पार्कर में अभी हमारा एक स्कूल है, नौकोट में एक स्कूल है, लेकिन नगर पार्कर बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर हमारे 4 से 5 स्कूल होने चाहिए, शेल्टर स्कूल, जो सैकड़ों बच्चे अभी भी तालीम से दूर है। ऐसे सिंध के काफी और इलाके हैं, जैसे नौकोट में भी हमारा एक स्कूल है, लेकिन वहाँ पर हमें 5 से 6 स्कूल बनाने, क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर है। लेकिन वहाँ के गाँव के इलाके, वहाँ पर कोई तालीम का माया नहीं, और अगर हैं भी तो स्कूल टूटे और बिगड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, तो किसी हुकूमती ओहदेदार से, किसी मेंबर असेंबली, वजीर तालीम, सेक्रेटरी, किसी से आपका राब्ता हुआ या किसी ने आपसे राब्ता किया? आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट करें कि वो आपको हेल्प करें, कुछ अपने वसाइल दें, हुकूमत आपको सपोर्ट करे? बिल्कुल, मैंने राब्ता करने की कोशिश की है, मैं उनके पास मुलाकात भी की है, लेकिन मुझे कोई मस्बत रिप्लाई नहीं मिला। और अभी तो मैंने यही सोच रखी है कि बस जो मेरे वॉलंटियर हैं या जो मेरे रजाकार दोस्त हैं या जो मुझे अच्छा समझते हैं मुझे वर्क में, मैं उनको साथ लेके पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ हमारा सिंध का टारगेट नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बच्चे, स्ट्रीट बच्चे होंगे जो गलियों में, रास्तों में भीख मांगते हमें नजर आते हैं, वो आम बच्चे नहीं है, बहुत आला किस्म के बच्चे। लेकिन क्या है, अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि हम उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, एक अच्छा माहौल, तो वो कहाँ जाएंगे? नशों में जाएंगे, बैड एक्टिविटीज में जाएंगे और सोसाइटी के लिए तबाही का बायस बनेगा। आज जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे इस काम की किसी को परवाह नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं 10 साल के बाद यही बच्चे, यही जब बड़े होंगे तो हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, हमारे रोडों रास्तों पर हमारी माँ बहनें नहीं चल पाएंगी। बहुत अच्छी आपकी ये इन्वेस्टमेंट है जो आप तालीम के ऊपर कर रहे हैं, वी रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट। मेरे ख्याल में जो लोग हुकूमती ओहदेदारान हैं, हम तो ये अपील करते रहते हैं जी, जुनैद खोसो आपके इलाके के हैं, नंगर पार्कर वगैरह
और दीगर इलाकों में 36 खैमा स्कूल्स चला रहे हैं। दैट इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोशल स्ट्रक्चर और समाजी बेहतरी के लिए। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं और उम्मीद करते पेरेंट्स के बाद जो सिंध गवर्नमेंट है या डिफरेंट जो NGOs हैं जो इन्हीं बच्चों के नाम पे इतने पैसे लेती हैं, कुछ इनको भी देंगे एंड फाइनेंशियली इनको सपोर्ट। और जो काम हुकूमत को करना चाहिए, इंतजामिया को करना चाहिए, वो लोग वॉलंटरीली कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प तो कर सकते हैं ना, आप कुछ और करें। लेकिन स्टिल जुनैद खोसो बहुत शुक्रिया आपका, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप जो काम कर रहे हैं और जिस नेक पर्पस के तहत आप ये काम करें आप उसमें कामयाब हो। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नौआमेज उभरती हुई गुलकारा अमीरा अमीर से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। मे बी आपने इनको सुना हो, नहीं सुना तो हम आपको सुना देंगे। शी गॉट अ वेरी गुड वॉइस और करियर का आगाज़ किया है, 2 से 3 म्यूजिक वीडियोस भी कर चुकी हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी कर रही हैं। तो हमने कहा जरा एक डिफरेंट टच आपको प्रोग्राम में, थोड़ा सा म्यूजिकल टच एक्सप्रेसो। ठीक ठाक। हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? सब बहुत अच्छा चल रहा है। बीच में जो ब्रेक आ गई थी कोविड की, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी सबके लिए, स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि हमारा काम सारा बंद हो गया था कॉन्सर्ट्स वगैरह का। लेकिन अब शुक्र है कि दोबारा से स्टार्ट हो गया, तो अब अच्छा। तो अमीरा अपने सिंगिंग करियर के हवाले से बताएं, कैसे शौक हुआ आपको, कहाँ से आगाज़ किया आपने? यूनिवर्सिटी लाइफ से, बस वहाँ पे थोड़ा बहुत गुनगुनाती थी। वहाँ के शोज़ में मैंने 1-2 बार परफॉर्म किया तो लोगों ने कहा कि तुम्हें प्रोफेशनली करना चाहिए। सो मैंने सोचा कि चलो। तो आपकी पहला गाना आपने कब अपना रिलीज़ किया? लास्ट ईयर बिल्कुल नवंबर में मैंने अपना जो फर्स्ट सॉन्ग था ऑफिशियल, वो मैंने रिलीज़ किया था। ठीक, तो कैसा रिस्पॉन्स आया उस गाने? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि काम बहुत डिफरेंट था और मेरी यही कोशिश थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ पाकिस्तान में। बस। तो किस तरह का म्यूजिक आप ज़्यादा पसंद करती हैं, या आपको पसंद है, या आपके जो सॉन्ग्स हैं उसमें उसकी झलक मिलती है? मैं अपने जितने भी सॉन्ग्स कर रही हूँ वो हर एक जो गाना है वो दूसरे से डिफरेंट है। लाइक मैंने जो पहला गाना किया वो बिल्कुल एक सूथिंग और बहुत ही रोमांटिक एंड स्लो सॉन्ग था। उसके बाद जो मैंने सेकंड किया था वो बिल्कुल ही एक पार्टी और बहुत हल्ले गुल्ले वाला सॉन्ग था। और जो मैं तीसरा गाने जा रही हूँ वो बिल्कुल एक पंजाबी स्टाइल, बिल्कुल भंगड़ा स्टाइल है। मतलब मैं सारा जो काम करने जा रही हूँ वो एक दूसरे से हट के है। अच्छा। मतलब कंपैरिजन नहीं है उसका कि मेरा एक ही स्टाइल है, मैं हर स्टाइल देना चाहती हूँ इस इंडस्ट्री को। अच्छा, एक तो ये जो जॉनरा आपका है, जो पहला हम गाना सुन भी रहे हैं, बल्कि हमारे बैकग्राउंड में चल भी रहा है, साथ साथ हम दिखा भी रहे हैं, वो एक बड़ा डिफरेंट गाना है। मैंने हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा भी कि बड़ा मुख्तलिफ गाना है। लेकिन ऐसे गानों की यूजुअली एक आम पब्लिक में मार्केट नहीं होती, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। तो वाज इट अ फाइन एक्सपीरियंस कि आप एक ऐसा गाना करें जो इतना ज़्यादा लोग, क्योंकि उस पर फोकस किया गया है कि मेरी टेंशन सब लेते हैं और मैं किसी की टेंशन नहीं लेती। अच्छा, पंजाबी सिक्स स्टाइल, ये मैंने बिल्कुल डिफरेंट किया है। ठीक है, नहीं दर्शक, और वीडियो भी ऐसी है, टेंशन फ्री है, पंगड़े वाली। वी हैव सीन योर वीडियोस आर अ बिट बोल्ड एज सीन पाकिस्तानी म्यूजिक, जो उसमें आपकी दूसरी वीडियो भी हमने देखी, मतलब द ड्रेसेस एंड द काइंड ऑफ थोड़ा बड़ी एग्जॉटिक टाइप की फील आती है उसको देखकर। तो आपके ऊपर तो तनकीद तो होती होगी। क्या फर्क पड़ता है, जब तक तनकीद ना हो तब तक आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली इन पाकिस्तान आई थिंक ये चीज़ बहुत है कि जितनी आप पे तनकीद की जाती है आप। So do you like to be tagged as a bold artist? ऐसा है, ऐसा आपको पसंद है? कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि उनको ज़्यादा शोहरत मिले, इसलिए they go for the bold stuff and all. नहीं, मैंने इतना ज़्यादा बोल्ड भी नहीं किया, मैंने उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं दिखाई। ऑब्वियसली मैंने कवर्ड बिल्कुल ड्रेसिंग की है, उसमें कोई बोल्डनेस नहीं है। हाँ, शायद एक्शंस में थोड़ी सी बोल्डनेस होगी, डांस में होगी, मूव्स में होगी, बट इन अ ड्रेसिंग सेंस ऐसा कुछ नहीं था। बस यही चाहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पीछे रह गई थी, बाकी कंपैरिजन किया जाए दूसरी इंडस्ट्री से, तो ऐसा होना चाहिए आई थिंक। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान में कोई ऐसे सिंगर जिसको आप जिससे इंस्पायर हो, जिसका म्यूज़िक आपको बहुत पसंद हो, या आपकी ख्वाहिश हो कि आप इस म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करें या इनके साथ किसी सिंगर के साथ? सिंगर के साथ, सिंगर का अगर मैं नाम लेना चाहूँगी आतिफ असलम, जो कि आई थिंक सबके फेवरेट है। सबके फेवरेट हैं, और वो किसी के साथ डुएट करते भी नहीं है, ये भी एक उनका है। लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ कभी। और पसंद कौन है फीमेल सिंगर्स में जो हमारे फीमेल सिंगर्स में आजकल आयमा बेग, शी इज़ वेरी इन, और उनके जितने भी गाने हैं वो एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त हैं।
सो हाँ, आजकल के अगर लिहाज से देखा जाए तो और ये जो ऑनलाइन का ट्रेंड है इस वक्त कि आपको कोई खास रैकेट लेबल नहीं चाहिए, आप अपने तौर पे अपना एक ट्रैक बनाएं, एक वीडियो बनाएं, उसको यूट्यूब वगैरह पे लॉन्च करें। आपने भी यूट्यूब पे ही इनफैक्ट वीडियोस लॉन्च की, तो ये ठीक है? इज इट गुड फॉर द आर्टिस्ट? क्योंकि एक सॉन्ग पे तो बड़े पैसे लगते हैं, बड़ा टाइम लगता है, तो रिटर्न क्या उतना होता है कि यू हैव लाइक 4-5 लाख लोगों ने देख लिया, इट्स फाइन? या आपको लगता है कि नहीं, रैकेट लेबल जो है वो प्रॉपर्ली होने चाहिए पाकिस्तान के? जी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा सीन बहुत कम है, अदरवाइज़ जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनमें ये सीन बहुत होता है कि वो किसी भी नए सिंगर को प्रमोट करते हैं अपने रैकेट लेबल से। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत कम है और इस चीज़ को इतनी प्रमोशन नहीं मिलती, सो लोगों को खुद से ही करना पड़ता है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ कोई भी सिंगर फुल टाइम नहीं हो सकता, उसको साथ कोई और काम करना पड़ता है टू मेक अपनी जो है मीट्स उसके लिए, नीड्स के लिए। तो आपको लगता है कि सिंगिंग इज़ अ फुल टाइम प्रोफेशन फॉर अ फीमेल लाइक यू? इसको फुल टाइम करके यू कैन मेक गुड मनी एंड स्टफ, या नहीं आप भी उसी दौड़ में कि नहीं साथ साथ कुछ और करें और इसको एज शौकिया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। साथ साथ कुछ और ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली स्टार्टिंग के लिए जो न्यू स्ट्रगलर्स होते हैं उनको लाजमी करना पड़ता है, क्योंकि शुरू में नहीं आपको इतना रिस्पॉन्स मिलता और बहुत डिफिकल्ट होता है आपको सर्वाइव करना। ठीक हो गया, तो अभी हम आपसे क्या और सुन सकते हैं? क्या सुनाएंगे आप हमें और इतनी बातों के बाद? What you can sing for us? एक मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है जिसका मेल पार्ट तो मैं नहीं गाऊंगी, फीमेल पार्ट तो है उसको मैं गा सकती हूँ। Oh, that's great. So in the end, for last 30 seconds, if you want to say something, क्योंकि आपने एक जर्नी कर ली है, बहुत सारे लोग आपकी तरह स्टार्ट करने वाले हैं, if you want to say anything to the people who are going to be a singer, कुछ उनको कहना चाहें आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी आ रहे हैं सिंगर, उनको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो कभी ना कभी उसका जो आउटपुट है वो ज़रूर मिलता है। तो आप लोगों को ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और जो मेहनत करते हैं वो उसका फल ज़रूर मिलता है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच अमीरा, बहुत शुक्रिया, वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। अमीरा हमारे साथ मौजूद थी। जनाब, शो के इख्तिताम की जानिब हम जा रहे हैं। अब हमारे पास 2 बर्थडे विशेस हैं। सबसे पहले तो हम सब के फेवरेट, क्योंकि आजकल हर तरफ क्रिकेट की बात हो रही है, वकार यूनिस की आज सालगिरह है, जो एग्जैक्टली अपनी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी की 50 बहारें देख ली है। 1989 में इन्होंने दुनिया सर्व किया पाकिस्तान को। शायद थोड़ा सा इन क्रिकेटर्स को जब हम बर्थडे विश कहते हैं, इनको अच्छा ना लगता, हम इनकी उम्र बता देते हैं, बिकॉज़ दे डोंट लुक दैट ओल्ड, दे डोंट लुक 50। सो वकार भाई, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू हैव सो मेनी मोर। आगे बढ़ते हुए जी, लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली मरहूम, उनकी भी आज सालगिरह है। उनका 124वां यौम पैदाइश है। चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को जिला होशियारपुर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आबाई जिले से हासिल की और इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA का इम्तहान पास करने के बाद कश्मीर गजट से अपने करियर का आगाज किया। चौधरी रहमत अली ने लफ्ज़ पाकिस्तान 1933 में होने वाली दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपने मशहूर किताबचे अभी या कभी नहीं में मुतारिफ कराया। 3 फरवरी 1951 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ताहम आज ही के दिन, आज से 124 साल पहले वो इस दुनिया में तशरीफ लाए और उनका जसद खाकी इंग्लिस्तान के शहर कैम्ब्रिज में दफन किया गया। चौधरी रहमत अली साहब को भी उनकी रूह के इसाले सवाब के साथ ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह उनको बड़ी रहमत करे। उनकी भी आज सालगिरह है और इसके साथ ही हम इजाजत लेंगे आपसे। हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।